संघ और स्वतंत्रता संग्राम 15 दिन 15 कहानियां। आज दूसरी कहानी। कल हम 1929 के कांग्रेस के उस अधिवेशन तक पहुंच गए थे जहां पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। तारीख 26 जनवरी 1929। इसके बाद डॉक्टर हेडगेवार संघ की जितनी शाखाएं हैं उन सबको पत्र लिखते हैं और उस पत्र में डॉक्टर हेडगेवार लिखते हैं कि हम ये देख करके खुश हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए अपना लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है और अब जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात कर दी है तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कांग्रेस का साथ दें और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 26 जनवरी 1930 को संघ की सभी शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाए, जहां पर 6:30 बजे सभी स्वयंसेवक जमा हो, राष्ट्र ध्वज फहराएं और उस दौरान राष्ट्र के लिए हमारी नीति क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा रास्ता क्या है, वो सभी स्वयंसेवकों को बताया जाए और इसकी सूचना डॉक्टर हेडगेवार तक पहुंचाई जाए। अगले साल 26 जनवरी 1930 को सभी स्वयंसेवक जमा होते हैं और भगवा ध्वज फहराया जाता है। तो उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम होता है। अब लोग सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन ये भी बड़ा है कि संघ ने भगवा ध्वज को माना ज्यादा, तिरंगे को नहीं माना, राष्ट्र ध्वज को नहीं माना। आपको जानकर के हैरानी होगी, आप इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाइए। 1930 में जब ये कार्यक्रम हो रहा था उस समय तक कांग्रेस की तरफ से जो प्रस्तावित राष्ट्र ध्वज था वो भगवा ध्वज था, जिसके किनारे पर चरखे का चिन्ह बना था। लोकेंद्र सिंह जी ने पूरी पुस्तक लिखी है राष्ट्र ध्वज और आरएसएस, आप उसको ही पढ़ सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे। और एक मजेदार किस्सा मध्य प्रदेश में हुआ था साल 2016। कांग्रेस के अध्यक्ष थे अरुण यादव। कांग्रेस कहती ही रहती है हमेशा कि संघ वाले राष्ट्र ध्वज को नहीं मांगते, तो पूरी कांग्रेस की एक भीड़ जमा होकर के कांग्रेस वहां से निकली और वो पहुंची संघ कार्यालय, अर्चना इंदौर के संघ कार्यालय। उनका उद्देश्य था कि इस बार हम संघ से भी ध्वजा फहरा देंगे। जब वहां पर पहुंचे तो स्वयंसेवक थाली में आरती और तिलक लेकर के उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। बाकायदा कांग्रेस के नेताओं का तिलक किया गया, उन पर फूल वर्षा की गई। उसके बाद सबने साथ मिलकर तिरंगा फहराया और उनको चाय नाश्ता करा के वापस भेज दिया। उसके बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्र ध्वज का मुद्दा नहीं उठा। साल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने की तैयारी है। इस समय 2 अप्रैल को दांडी मार्च के साथ गांधी जी इस यात्रा को शुरू करते हैं, लेकिन उस समय जो मध्य भारत प्रांत था वहां पे विषय, क्योंकि यहाँ पे समुद्र है नहीं, तो यहाँ पे नमक सत्याग्रह कैसे होगा, इसीलिए यहाँ पे कांग्रेस ने तय किया कि इसको जंगल सत्याग्रह के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि उस समय अंग्रेज ऐसे कानून लेकर के भी आए थे, इसमें स्थानीय लोगों का जो अधिकार है जंगलों पर से उनसे छीन लिया गया था। तो इस क्षेत्र में जहां पे हम बैठे हैं इस एरिया में जंगल सत्याग्रह शुरू होता है। उसके पिछले ही साल उस जंगल सत्याग्रह शुरू होने से पहले ही नवंबर 1929 में संघ के जितने कार्यकर्ता उनकी 3 दिन की बैठक हुई थी। इसमें यही तय किया गया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में संघ की भूमिका क्या होगी। उस बैठक में निर्विरोध यह तय हुआ था कि स्वतंत्रता के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्विरोध सहयोग रहे। लेकिन यहां पर डॉक्टर हेडगेवार के सोचने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस था। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन देश कर रहा है वो हमको एक साथ मिलकर के करना चाहिए, इसमें अलग अलग ग्रुप्स नहीं बनने चाहिए। क्योंकि कांग्रेस इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, इसलिए जो भी व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल होना चाहता है वो कांग्रेस के साथ मिलकर ही आंदोलन करे। क्यों? और ये इतनी तीव्र इच्छा थी कि 12 जुलाई को डॉक्टर हेडगेवार बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में कहते हैं कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, इसके लिए वो सरसंघ चालक का पद छोड़ना चाहते हैं। संघ 25 में बना है, 5 साल हुए हैं, डॉक्टर हेडगेवार सरसंघ चालक का पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर डॉक्टर LV प्रांजपे को सरसंघ चालक बनाया जाता है। उस समय प्रांजपे जी भाषण देते हैं और वो कहते हैं कि सभी स्वयंसेवकों को इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। हमारे पास 2 काम है, एक संगठन का निर्माण और दूसरा राष्ट्र की स्वतंत्रता। जो भी कार्यकर्ता संगठन में काम करना चाहता है वो संगठन में काम करता रहे और जो भी कार्यकर्ता स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जाना चाहता है वो अपने स्थानीय संघ चालक को सूचित करके सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो जाए। एक साथ 2 काम नहीं करें, एक साथ एक लक्ष्य। आज भी संघ में ये रीति चलती है कि एक व्यक्ति को 2 पद नहीं दिए जाते। इसके बाद 14 जुलाई को डॉक्टर हेडगेवार नागपुर से निकलते हैं पूसद जाने के लिए। वहां पर वो भाषण देते हैं और स्वयंसेवकों से कहते हैं कि हमको ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि ये जो आंदोलन है ये राष्ट्र की स्वतंत्रता का आखिरी आंदोलन है। ये तो हमारी शुरुआत है, असली जो लड़ाई शुरू होगी वो तो उसके बाद शुरू होगी कि हमको ऐसे एक राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा
जहां पर ये औपनिवेशिक शक्तियां ना हो, जहां पे समाज एक होकर के रहे। डॉक्टर हेडगेवार की यात्रा शुरू होती है और वो 21 जुलाई को यवतमाल में सत्याग्रह पर बैठते हैं। वहां पर उनके साथ 11 और लोग मंच पर बैठते हैं और साथ में और बहुत सारे स्वयंसेवक सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आप कहेंगे प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि उसके बाद डॉक्टर हेडगेवार को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर केस चलता है और उसके बाद डॉक्टर हेडगेवार को 9 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। उनके साथ जो 11 लोग और थे उनको भी 4-4 महीने की सजा सुनाई जाती है, उनको भी जेल में डाला जाता है। और जब अकोला जेल में बंद थे डॉक्टर हेडगेवार, उस समय उनके साथ 100 से ज्यादा स्वयंसेवक और वहां पर बंद थे। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें हो रही थी और किसी को पता नहीं। 20 और 22 जुलाई को 1930 में जो केसरी का अंक छपा था और 2 अगस्त बाकायदा केसरी में ये खबर छपी और केसरी ने प्रमुखता से इस बात को लिखा है। उसके बाद भी ये दावा बार बार किया जाता है कि भारत की आजादी में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। आगे बढ़ जब ये सब हो रहा था, पूरा देश देख रहा था, भारत के समाचार पत्र देख रहे थे, भारत का युवा देख रहा था, तो अंग्रेजों की सरकार भी देख रही है। जुलाई 1932 में आदेश निकाला जाता है, अंग्रेजों के फाइल में टीप जाती है। उस टीप में लिखा होता है कि नागपुर में संघ के कार्य चिंताजनक है, इनके अनेक नेता सरकार विरोधी आंदोलन में सक्रिय हैं, हमें इस संगठन पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। ये अंग्रेज अधिकारी अपनी फाइल में। उसके बाद दिसंबर 1932 में यह आदेश निकाला जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार से सैलरी लेते हैं, वो संघ के कार्यक्रमों में नहीं जा सकते, वो संघ से नहीं जुड़ सकते। अंग्रेज ये आदेश निकाल रहे हैं। खैर ये भी अलग बात है कि आजाद हो जाने के 75 साल बीत जाने के बाद जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो वो भी यही आदेश निकालती है। फिर 27 जनवरी 1933 को सरकार के सचिव थे MG हेलनेट। वो एक जानकारी निकालते हैं और कहते हैं अपने अधिकारियों को कि संघ के बारे में जानकारी जुटाई जाए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जाए। जिसके बाद 20 जनवरी 1933 को एक अधिसूचना जारी होती है और उस अधिसूचना में यह लिखा होता है कि संघ एक सांप्रदायिक संगठन। और ये जो अंग्रेजों की टीप 1933 में निकली थी, उसको आज भी विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, दूसरे दलों के लोग बार बार दोहराते हैं कि संघ एक सांप्रदायिक संगठन है, सांप्रदायिक संगठन। ये कुछ ऐसी ही बात हो गई जैसे अंग्रेजों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया था कि भारत के जो सैनिक जातियां थी उनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर कि ये अपराधी ट्राइब्स, पुलिस उनको बिना कुछ कहीं जेल में डाल सकती है। भारत के आजाद होने के बाद 1952 में उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को हटा लिया गया। लेकिन आज भी जो जातियां हैं, जो घुमंतू जातियां हैं, उनको सख्त की निगाह से देखा जाता है। अगर आपके गांव के बाहर एक घुमंतू जाति का टोला आगे खड़ा हो जाता है तो आपको डर लगने लगता है गांव में चोरियां आ जाएंगी। 1933 में अंग्रेज के अधिकारी द्वारा की गई टिप आज तक कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता दोहरा रहे हैं और साथ में सवाल कि संघ ने स्वतंत्रता के लिए किया गया था। खैर मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सोचिए, थोड़ा गूगल कीजिए, कुछ किताबें पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर स्वतंत्रता के लिए संघ ने किया गया था। तब तक के लिए से जुड़े रहिए। हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मौजूद। आपका बहुत बहुत लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।